हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स या करंट मुद्दों के बारे में, इश्यूज़ के बारे में। अब यहाँ पर हम जो करंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो स्पेशल ओरिएंटेड होगी उत्तराखंड के रिलेटेड, क्योंकि अभी जो हमारा उत्तराखंड पीसीएस का पेपर है यानी कि स्टेट का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर उत्तराखंड की इश्यूज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत मायने हो जाते हैं। तो करंट न्यूज़ में आज यही स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है पार्वती कुंड और जागेश्वर टेम्पल्स के बारे में। आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मोदी जी बैठे हुए हैं और ये जो एरिया है, जो बैकग्राउंड है, वो है पार्वती कुंड का। पार्वती कुंड पर वहाँ मोदी जी गए हैं और उन्होंने एक ट्वीट लिखा है। ट्वीट क्या है वो देख लेते हैं। ट्वीट जो है वो 14 अक्टूबर 2023 को किया गया है और ट्वीट में ये लिखा है कि अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं उत्तराखंड क्षेत्र में कहाँ जाना प्रेफर करूँगा या क्या चीज़ें मुझे पसंद है, कहाँ जाना मुझे पसंद है, तो मैं वहाँ का नाम लूँगा कि वहाँ पे मुझे पार्वती कुंड और जागेश्वर टेम्पल बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? उन्होंने आगे लिखा भी है कि वहाँ की आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता जो है वो उनको अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्होंने लोगों को आग्रह किया है कि वो यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर आएँ। अब जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी कुछ बात कह देते हैं तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री है, कोई भी चीज़ कहेंगे तो वो देश के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। हमारे एग्जाम्स के पर्पस के लिए क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में पढ़ें। पहली चीज़ जागेश्वर टेम्पल्स कहाँ हैं और वो क्यों महत्व रख रहे हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, पार्वती कुंड कहाँ पे है और उनका क्या महत्व है। चलिए आगे चलते हैं। जागेश्वर मंदिरों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जागेश्वर मंदिर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहली चीज़ ये कि जागेश्वर मंदिर हमारे उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आता है। तो जागेश्वर मंदिर जो है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में आता है। अल्मोड़ा ज़िला आपके कुमाऊं क्षेत्र में आता है, तो हम ये कहेंगे कि जागेश्वर मंदिर कुमाऊं के क्षेत्र में अल्मोड़ा ज़िले में आता है। दूसरी चीज़ ये अभी पहचानना ये है, या दूसरा फैक्ट हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं, किन्होंने बनवाया है, तो ये कत्यूरी राजवंशों द्वारा बनवाया गया है। 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये मंदिर बनवाए गए थे। जागेश्वर मंदिर कोई एक मंदिर नहीं है। जागेश्वर मंदिर क्या है, मंदिरों का एक समूह है और उन मंदिरों के समूह के बारे में ऐसा माना जाता है कि 125 तो अभी ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके साथ बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे जो अभी थोड़ा नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। 7वीं शताब्दी से अभी 14वीं शताब्दी के बीच में, 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये बनवाए गए या फिर उनको पुनरुद्धार या रीबिल्ड किए गए, थोड़ा मरम्मत का कार्य उस समय करवाया गया। उसके बाद इनको महत्व अब दी जा रही है, इनको इम्पोर्टेंस अब दी जा रही है। अभी जो है 125 मंदिर जो है वो इस अवस्था में है जिनको देखा जा सकता है। क्या ये मंदिर किसी एक भगवान को डेडिकेटेड है? नहीं, यहाँ पर विभिन्न देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन ऐसा माना गया है कि बहुत सारे जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित हैं, शिव जी को समर्पित हैं। आगे बात करें अगर इनके बारे में, तो ऐसा कहा गया है कि जब शिव जी की हम आजकल उपासना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम शिवलिंग को पूजते हैं। अगर इनका महत्व देखा जाए या इनकी शुरुआत देखी जाए तो स्कंद पुराण में और लिंग पुराण में ऐसा कहा गया है कि जागेश्वर मंदिर ही ऐसी ही जगह थी जहाँ से हमने शिवलिंग की पूजा को शुरू किया है। फिर दूसरी चीज़ एक और, यहाँ पे एक नाम आता है लकुलीश शैववाद का। लकुलीश कौन थे? भगवान शिव के 18 अवतार माने जाते हैं, जिनमें से एक माने जाते हैं लकुलीश। उनके अनुसार यहाँ पर मतलब उनके अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उस धर्म में, उस समय जो धर्म में कुरीतियाँ आ गई होंगी उसको हटा करके दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की है, यानी कि पुनरुत्थानवादी इसको एक संप्रदाय माना जाता है, सेक्ट माना जाता है। ठीक है, ये जो जागेश्वर है वो अपने मेलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मेले किस तरह के? मानसून मेला और महाशिवरात्रि मेले पे महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि जो मंदिर हैं वो हमारे कल्चर का पार्ट आ जाते हैं, तो कल्चर में हम ये देखते हैं कि मंदिर जो है वो किस शैली में बना हुआ है। तो मंदिर जो है वो हमारा नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली में, जहाँ नागर शैली की जब हम कल्चर पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। वैसे नागर शैली मेनली क्या होती है कि जिसमें आप देखते होंगे हमारे उत्तर भारत में जो मंदिर दिखाई देते हैं उनका शिखर कुछ इस तरीके का सा होता है, नीचे से मंदिर इस तरीके के होते हैं और शिखर जो है वो इस तरीके से बना हुआ होता है। इनके बारे में हम जब कल्चर वाला पार्ट पढ़ेंगे तब बात करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा जो टॉपिक था वो क्या था? पार्वती कुंड। पार्वती कुंड जो है वो आपके पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। पिथौरागढ़ जिले में ये इस ऊंचाई पर
जो है आपका पार्वती कुंड स्थित है। पार्वती कुंड अपनी सौंदर्यता के लिए तो फेमस है ही, इसके अलावा इसकी एक धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ पर शिवजी और पार्वती जी ने ध्यान किया था। तो हमारे इन 2 टॉपिक्स के बारे में हम बस इतना ही करते हैं। देखिए, करने को तो हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए पढ़ना है। हमें पता है कि कल्चर में हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, पढ़ने के तो हम सारे मंदिर पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है, मैंने भी उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस हम नहीं पढ़ सकते, सारी चीज़ एकदम से कवर नहीं की जा सकती। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि न्यूज़ पे जो करंट न्यूज़ में आजकल पॉपुलर है, या जिन इश्यूज़ के, जिन स्थानों के बारे में बात हो रही है, हम उन स्थानों को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि एग्ज़ाम में उनके बारे में ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अब इसी तरह हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो है श्री तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर आजकल चर्चा में क्यों रहा है? अभी देखिए, हाल ही में एएसआई ने वहाँ पर एक स्टडी की थी, यानी कि एक अध्ययन किया था, और उन्होंने ये पाया कि जो तुंगनाथ मंदिर है वो टिल्ट हो रहा है, यानी कि वो एक तरफ को झुक रहा है। उसके अलावा उन्होंने यह भी पाया कि जो मंदिर के अंदर मौजूद मूर्तियां हैं वो भी कुछ हद तक झुक रही हैं। अब इसमें भी 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर आपदा आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं केदारनाथ में अभी आपदा ही है, उसके अलावा वहाँ पे भूस्खलन वगैरह की भी घटनाएं होती रहती हैं। तो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है ये कारण हो कि जिसकी वजह से मूर्तियां जो हैं वो टिल्ट हो रही है या फिर झुक रही हैं। तुंगनाथ मंदिर जो है वो शिवजी का एक ऐसा मंदिर है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। एशिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो एशिया में नहीं, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। इस मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर है वो पांडवों में भी मेन अर्जुन ने इस मंदिर की नींव रखी थी। जब आप जानते ही होंगे, अगर आपने पौराणिक कथाएं कुछ पढ़ी हो, तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उसके बाद उन्हें शांति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को ही या अपने भाइयों के बच्चों को ही मार दिया, अपने ही परिवार में कलह हो गई, और इस वजह से हमारे कुल का लगभग नाश ही हो गया। तो इससे थोड़े अशांत थे, तो उन्हें किसी ने ये कहा कि इस अशांति का, ये इस पाप से आपको भगवान शिव ही मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान शिव की उपासना के लिए निकले। तो ऐसा कहा जाता है भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली, और उस परीक्षा का पार्ट क्या था कि वो उनसे भागने लगे। उन्होंने कभी बैल का स्वरूप धारण कर लिया। बैल का स्वरूप धारण कर लिया तो जैसे ही भीम जो थे उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ ली। उस पूंछ पकड़ने से क्या हुआ कि भगवान शिव बहुत दूर तक चले गए, और उन्होंने अपने जो शरीर था उसको 5 भागों में विभक्त कर लिया, जिसमें ये ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ वो शरीर का भाग पाया गया वो अब उनके धाम बन गए, शिवजी के धाम बन गए, जिसके बारे में ये कहा गया है कि उन्हें 5 केदार मंदिरों के नाम से जाना जाता है, जिनमें तुंगनाथ भी एक मंदिर है। ठीक है, अब हम इन 5 केदारों के बारे में जान लेते हैं। वहाँ पे क्या क्या पाया गया। तुंगनाथ में तो उनके बाहु यानी कि उनकी हाथ नजर आए थे। केदारनाथ में हम्प यानी कि उनका पिछला हिस्सा नजर आया था। रुद्रनाथ में मस्तक, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, और कल्पेश्वर में उनकी जटा नजर आई थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। तो 2 चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गए, एक भगवान राम ने उनकी यहाँ पर तपस्या की, और दूसरा यहाँ पे यानी कि रामायण काल में भी इंपॉर्टेंट रहे हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम नोट करेंगे तो ये महाभारत काल में भी इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसके आगे बात करते हैं, ये भी कब बनवाए गए थे। ऐसा माना जाता है ये भी कत्यूरी शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। अब आप लोग कहेंगे कि महाभारत काल में और कत्यूरी शासकों के टाइम में डिफरेंस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि एक मंदिर आज ही बन के तैयार हो गया। मंदिर की मान लीजिए किसी ने स्टोन रख दिया, भगवान राम वहाँ पर गए, वो क्षेत्र उनको ऐसा लगा कि यहाँ भगवान शिव जी की हमें प्राप्ति हो सकती है, तो वो गए, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की। हो सकता है उन्हें वहाँ भगवान शिव के दर्शन हुए हों। फिर उसके बाद वहाँ पे अर्जुन गए, अर्जुन ने सोचा कि क्योंकि यहाँ भगवान ने अपने अंग मुझे यहाँ दिखाई दिए, उनके अंग दिखाई दिए, तो उन्होंने वहाँ उस मंदिर की नींव रख दी। फिर मान लीजिए कोई शासक आए, उन्होंने सोचा कि ये मंदिर थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसको थोड़ा अलंकृत करा देते हैं, सजावट करा देते हैं। तो ऐसा कहा गया कि कत्यूरी शासकों के द्वारा ये जो मंदिर है वो बनवाए गए थे। हाल ही में अगर बात करें तो बद्री केदार मंदिर की जो समिति है वो इस मंदिर की देखरेख करती है। बद्री केदार मंदिर की समिति क्या है? बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए
जो समिति है तैयार की गई है जो इन मंदिरों की देख रेख करती है, यानी कि इनका मेंटेनेंस करना, इनमें जो पूजा कब होगी कब नहीं होगी ये निर्धारित करते हैं। आपने देखा भी होगा इनके मुहूर्त निकलते हैं, कब द्वार खुलेंगे कब द्वार बंद होंगे, तो ये सब इनकी देखरेख का कार्य करती हैं। इस टॉपिक के बारे में इतना ही। दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, हाल ही में उत्तराखंड की बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग होता क्या है, पहली चीज़ तो यही, जीआई टैग होता क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक। भूगोल से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। भूगोल यानी क्या, यानी कि पृथ्वी की कुछ विशेष संरचना या पृथ्वी के बारे में कुछ बात हो रही है, यानी कि किसी भूभाग विशेष के बारे में बात हो रही है। तो जीआई टैग क्या होगा, किसी भूभाग विशेष का कोई ऐसा उत्पाद या ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ वहाँ पर उगाया जाता हो, या जिसकी शुरुआत उस जगह से हुई हो, या कुछ ऐसा कि उसकी मिट्टी में कुछ ऐसी बात है कि वो जो उत्पाद है वो वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उगाया जा सकता हो, उनको हमने जीआई टैग दिया है। जीआई टैग देने का लाभ क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे पास, हमें पता है कि असम में दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से जाएंगे और अगर दार्जिलिंग घूमने जाएंगे तो वहाँ से चाय ज़रूर लेकर के आएंगे। या फिर अगर हम ऐसे चाय की मार्केट अगर देखेंगे और विदेशों में देखेंगे तो चाय की जो मार्केट है वो दार्जिलिंग की जो चाय है वो वहाँ पर बहुत फेमस है। इसी तरह जीआई टैग जब लग जाता है, यानी कि उसके साथ जब कोई प्रदेश या कोई भूभाग विशेष जुड़ जाता है, उससे उसकी जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसको खरीदने के प्रति भी इच्छुक रखते हैं कि क्या पता एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये हमारे भी रहता है ना कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान का गरबा नृत्य बहुत फेमस है, ठीक है, गुजरात का गरबा नृत्य बहुत फेमस है, तो हम क्या करेंगे, गुजरात कभी जाएंगे तो वहाँ पर गरबा जरूर करेंगे, ठीक है। तो यही बात रहती है कि जब भी हमको लगता है कि कोई चीज़ किसी जगह पे बहुत फेमस है तो वहाँ हम जरूर जाते हैं, उस चीज़ को जरूर ट्राई करते हैं। इसलिए उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और क्या कि हो सकता है कि उन चीज़ों की आइडेंटिटी को और यूज़ कर ले, उन आइडेंटिटी को बचाने के लिए भी उन चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। अब देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड की किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। तो पहली जो हमारे पास फैक्ट है वो ये है कि चमोली में एक लकड़ी का मुखौटा है जो कि रम्माण के समय पर यूज़ किया जाता है, या रम्माण के आयोजन के टाइम पे यूज़ किया जाता है। अब पहला प्रश्न ये है कि रम्माण है क्या, तो रम्माण एक नाटक है। रम्माण एक नाटक है जो कि रामायण से प्रेरित है। ये कुमाऊं क्षेत्र में विशेषकर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जब आप देखेंगे कि रामायण का यहाँ आयोजन किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में भी देखेंगे आप, भगवान राम से रिलेटेड है रामायण। और इस रम्माण जो नाटक है इसमें मेन जो किरदार होते हैं वो राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें लोग नाटक का जो प्रदर्शन करते हैं वो एक मुखौटा लगा के करते हैं। ये जो मुखौटे हैं वो लकड़ी से तैयार किए जाते हैं और इनका विशेष महत्व क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये हाल ही में जब लोग ज़्यादा शहरीकरण की तरफ मुड़ रहे हैं तो लोग जो है अपनी सभ्यता को, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम इनको जीआई टैग दे देते हैं या इन चीज़ों को संरक्षित करने की एक कोशिश करते हैं तो हम लोगों के लिए क्या है कि इन चीज़ों को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट किया जाए। तो पहली चीज़ क्या है कि चमोली में एक लकड़ी का रम्माण मुखौटा तैयार किया जाता है जो कि रम्माण नाटक से फेमस है। जैसे ही आपको पता चलेगा आप लोग भी सर्च करने की कोशिश करोगे कि ये रम्माण नाटक कैसे होते हैं, तो ये रामायण पर आधारित होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, दूसरा जो टैग दिया गया है वो है बिच्छू बूटी कपड़े को। बिच्छू बूटी कपड़े हैं क्या और इनको क्यों जीआई टैग दिया गया है? हिमालय पे ऐसा पाया जाता है कि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में बिच्छू बूटी पाई जाती है। इस बिच्छू बूटी की खास बात क्या है कि एक ऐसा रेशा इससे निकलता है जो कि अंदर से खोखला होता है। जब इससे कपड़ा तैयार किया जाएगा तो एक ये थर्मल की तरह बिहेव करता है, यानी कि गर्मी में आपको ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दियाँ महसूस नहीं होगी। हाल ही में इसके साथ एक और थोड़ा इस कपड़े को ज़्यादा टिकाऊ बनाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है कि इस बिच्छू बूटी के साथ मिलाकर सूती कपड़े का रेशा मिलाया और उससे एक कपड़ा तैयार किया गया ताकि जो कपड़ा हो वो ज़्यादा टिकाऊ भी हो और
को थोड़ा आकर्षक भी बनाया जाए। तो सूती कपड़ा भी आपका क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगने देता है और बहुत ज़्यादा ठंड में भी वो थोड़ा सा आपका इंसुलेटर का की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये बिच्छू बूटी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हालांकि कपड़े बनाए जाएंगे, तो जब कपड़े बनाए जाएंगे तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा जो हिमालयी क्षेत्रों में इस बिच्छू बूटी का उत्पादन करते हैं। सेकंड टर्म क्या है? बेरी नाग चाय। अभी देखिए हम लोग चाय के बारे में बात कर रहे थे, असम दार्जिलिंग की बात कर रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि बेरी नाग जो कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में पड़ता है, इसकी जो अंग्रेजों के टाइम पे जो डिमांड हुआ करती थी वो दार्जिलिंग की चाय से भी ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि उपेक्षा मान लीजिए या पर्वतीय क्षेत्रों में उस तरह से विस्तार नहीं हुआ है, तो बेरी नाग चाय जो है वो उसके जो बागान हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और इस चाय को दोबारा से उसी तरह की प्रशंसा मिले जैसे दार्जिलिंग चाय की मांग है, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिखाई या फिर लकड़ी पर नक्काशी। आपने देखे होंगे पुराने घरों में लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे या लोग जो है वो लकड़ी पर नक्काशी करवाया करते थे। हाल ही में क्योंकि अभी मॉडर्न एज है, ये जो नक्काशी हुआ करती थी ये हाथों से की जाती थी, अब जो है वो मशीनी युग आ गया है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये जो नक्काशी है ये बहुत सुंदर हुआ करती थी उस टाइम। हाथ से बनाने के बाद भी इसमें वो कारीगरी थी जो आजकल मशीनों में भी नहीं है। इनको भी जीआई टैग दिया गया है। नैनीताल की मोमबत्ती को जीआई टैग दिया गया है क्योंकि इन मोमबत्ती को ऐसा माना जाता है कि ये फूलों से तैयार की जाती थी। एक मोम जो था वो प्राकृतिक तरीके से निकाला जाता था, उसमें खुशबू के लिए फूलों का रस डाला जाता था। लेकिन हाल ही में क्या हो रहा है कि जो मार्केट में बहुत सारी जो मोमबत्तियां हैं उनकी बाहर आ गई है, अलग अलग कलर्स की आने लगी है, उसमें बहुत सारे सेंट की खुशबू आने लगी है। लेकिन क्योंकि ये फूलों से बना हुआ है, प्राकृतिक उत्पाद है, आपका जो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए इनको दोबारा से प्रमोट किया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं का रंगवाली पिछोड़ा। आप ये इमेज देख रहे होंगे, ये जो कुमाऊं में जब भी कोई ये परंपरागत चुनरी मानी जाती है वहाँ आप देखेंगे कुछ भी ऐसा त्योहार होता है या कुछ भी ऐसा आयोजन होता है जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं, तो उसमें उनको ये जो चुनरी है या आप चुनरी मान लीजिए, पिछौड़ा मान लीजिए, ये वो ज़रूर पहनती हैं। आप कभी भी सर्च करेंगे जैसे कुमाऊनी नृत्य किया जाता है उसमें भी लड़कियां ज़रूर ये पिछौड़ा पहन के चलती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें एक सतिया तरीका का बना होता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है और वो शादी के अवसरों पे या पूजा अपने यहाँ पे जो भी अवसर होते हैं उस पर ये ज़रूर पहनती हैं। नेक्स्ट जो है वो है काला भट्ट। काला भट्ट क्या है? एक काला भट्ट जो है वो एक दाल के समान है। पहाड़ में इसको दाल ही माना जाता है, जैसे तूर की दाल पहाड़ में बहुत फेमस है, ऐसे ही काला भट्ट दाल भी वहाँ पर बहुत फेमस है। इन दालों के बारे में एक खास बात यह है कि ये 12 अनाज की तरह उगाई जाती हैं, यानी कि एक खेत में 12 अनाज एक साथ उगाए जाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे और क्या हो, आपको उस तरह में खाद्यान्न भी प्राप्त हो रहे। ये मोटे अनाज में आता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि यूनेस्को हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया या कोई भी अदर एजेंसीज जो हो गई जो खाने को लेकर ध्यान दे रही हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को ले लीजिए जो ये बात करते हैं कि कैसा खाना खाना है कैसा नहीं खाना है, वो भी ये जोर दे रहे हैं कि आप मोटा अनाज खाइए। मोटा अनाज क्या होता है कि वो बॉडी में पोषक तत्व ज़्यादा प्रदान करता है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता नहीं, वो मिट्टी में एक अलग ही सुंदरता प्रदान करता है। सुंदरता इन द सेंस उसके अंदर एक अलग ही न्यूट्रिशनिस्ट पावर जो है वो तैयार कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुरांश के बारे में। बुरांश क्या है? आप जानते ही हैं, हमारे राज्य का राज्य वृक्ष भी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो यही, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे राज्य का वृक्ष है। तो अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है ये है कि इसको भी एक जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्यों दिया गया है? क्योंकि ऐसा माना गया है इसके जो फूल आते हैं वो त्वचा संबंधी रोगों में बहुत लाभदायक होते हैं। हालांकि अब ये लुप्त हो रहा है क्योंकि बहुत सारा हम इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये पहले थोड़ा कम ऊंचाई क्षेत्रों में भी पाए जाते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा ऊंचाई क्षेत्रों पे पाए जाने लगे हैं। इनके जो फूलों का यूज़ किया जाता है त्वचा संबंधी रोगों के लिए और ये स्वास्थ्यप्रद भी हैं। ये और अदर बीमारियों पर भी इनके लिए रिसर्च चल रही है कि उनके लिए भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये जीआई टैग्स के बारे में बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीआई टैग मिले हैं जिनका हम एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि क्या नाम है और क्यों जीआई टैग दिया गया है।
बाकी इसको रटने की ज़रूरत तो नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो मंडुआ यानी कि मिलेट, मंडुआ यानी कि रागी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसको भी ऐसा माना जाता है कि जैसे गेहूं चावल आप लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं, इसी तरह मंडुआ भी है। ये ज़्यादा पोषक तत्व इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये मोटे अनाज में आता है, तो हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। झंगोरा मिलेट को जीआई टैग दिया गया है, लाल चावल को जीआई टैग दिया गया है, चौलाई जिसको आप लोग व्रत में भी यूज़ करते होंगे खाने में, इसके अलावा वो बहुत टेस्टी उससे मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, उसको जीआई टैग दिया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, चौलाई को रामदाना भी कहा जाता है। उसके अलावा पहाड़ी तूर दाल, रामनगर की लीची, माल्टा के फल और नैनीताल के आड़ू को भी जीआई टैग दिया गया है। इन जीआई टैग्स को देने का रीज़न यही है कि इनसे होता क्या है कि उस क्षेत्र विशेष के बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं। अल्मोड़ा जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ लखोरी मिर्च और उसके आगे मैंने लगा दिया अल्मोड़ा, तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्मोड़ा की लखोरी मिर्च में ऐसा क्या है, राइट। आप उसको परचेज करेंगे, एक बार ज़रूर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को, अपने प्रदेश में जो चीज़ें उगाई जा सकती हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें हम ज़्यादा चीज़ें तो नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा वीरान भी है। 86% जो हमारा एरिया आता है वो हमारा पहाड़ी क्षेत्र आता है। उसके अलावा जो क्षेत्र है वो हमारा मैदानी क्षेत्र आता है, जिसमें कि जनसंख्या जो है वो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा रहती है। गाँव के गाँव खाली होने लगे हैं। क्यों खाली हो रहे हैं? क्योंकि वो शहर की ओर प्रस्थान करते हैं रोजगार पाने के लिए। अब गांव खाली हो जाएंगे तो वीरान हो जाएगा। उनको दोबारा बसाने के लिए, वहाँ पे व्यापार बढ़ाने के लिए, वहाँ की चीज़ों को फेमस करने के लिए, ताकि लोग वहीं के वहीं उन्हें रोजगार मिल सके, उन्हें अपना गांव ना छोड़ना पड़े, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये कल्चर का पार्ट भी है, आपके जीएस का भी पार्ट हो सकता है, और आपको ये इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि आपके उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कल को आप उत्तराखंड पीसीएस के बाद कलेक्टर बन जाते हैं उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में, तो आप वहाँ पर कैसे डेवलपमेंट करेंगे? तो वहाँ की चीज़ों को प्रमोट करना है, तभी जाके हमारे पूरे उत्तराखंड का विकास हो सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस पीपीटी की जो पीडीएफ है या नोट्स हैं आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। ओके, कल को फिर नए सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।